प्रिय विद्यार्थियों, आपका बैसवारा इंटर कॉलेज की व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप लोग उपसंयोजी यौगिक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज आपको उपसंयोजी यौगिकों में समवायता का अध्ययन करना है, जिसको कह सकते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो समवायता होता क्या है, पहले आप ये जानेंगे। समवायता के संदर्भ में आप पिछली कक्षा 11 में जो है समवायता आपने पढ़ा भी। समवायता क्या होता है, तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक अणुसूत्र समान हों किंतु उनके गुण भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावी कहलाते हैं और उनके इस गुण को समवायता कहा जाता है। जैसे आप जो है C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है और C6H12O6 ये भी आपका फ्रक्टोज का फार्मूला है। दोनों के अणुसूत्र समान हैं, चाहे तो ग्लूकोज आप कहिए चाहे तो फ्रक्टोज कहिए, दोनों के अणुसूत्र C6H12O6 होते हैं। किंतु जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जबकि जो आपका फ्रक्टोज है उसमें कीटोनिक समूह पाया जाता है। यद्यपि दोनों के अणुसूत्र समान हैं किंतु रासायनिक गुण भिन्न हैं, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड समूह है, जो आपका फ्रक्टोज है उसमें कीटोनिक ग्रुप है। तो ऐसे आपके बहुत से उदाहरण हैं जिनके अणुसूत्र समान होंगे किंतु उनके रासायनिक गुण भिन्न होंगे। जैसे आप जो है एथिल अल्कोहल का फार्मूला ले लीजिए CH3CH2OH, और यही आप ऐसे भी कह सकते हैं CH3OCH3। तो कहने का मतलब जो मैंने यहाँ पे C2H6O यहाँ पे अणुसूत्र लिया, तो इससे आपका एक तरफ एथिल अल्कोहल बना, दूसरी तरफ आपका डाइमिथिल ईथर बना। अणुसूत्र दोनों के समान हैं किंतु इनके रासायनिक गुण भिन्न हैं। एक से आपका एथिल अल्कोहल बना, दूसरे से आपका डाइमिथिल ईथर बना। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आपके जो है रसायन विज्ञान में जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनके जो है रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावी कहलाते हैं और यह प्रक्रिया समवायता कहलाती है। लेकिन आप आज यहाँ पे उपसंयोजी यौगिकों के अध्ययन के लिए आप समवायता पढ़ रहे हैं। तो चाहे आप कार्बनिक यौगिक के लिए पढ़ें चाहे आप उपसंयोजी यौगिक के लिए पढ़ें, दोनों के लिए परिभाषा यही बनेगी। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों किंतु उनके रासायनिक गुण भिन्न हों, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावी कहलाते हैं और यह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम लोग इनका अध्ययन करते हैं वह समवायता कहलाती है। अब यहाँ पे उपसंयोजी यौगिक और कार्बनिक यौगिक ये इनके गुण हैं, प्रमुख गुण होते हैं जो समवायता प्रदर्शित करते हैं, जबकि आयनिक यौगिकों में समवायता की जगह पे समाकृतिका पाई जाती है। उपसंयोजी यौगिक में समवायता दो प्रकार की होती है। एक आपका संरचनात्मक समवायता होती है जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, दूसरी आपकी त्रिविम समवायता है जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। संरचनात्मक समवायता आपकी जो है 6 प्रकार की होती है। पहली आपकी आयनन समवायता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरी आपकी हाइड्रेट समवायता, तीसरी आपकी लवण समवायता या इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। बहुलीकरण समवायता जिसको आप पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, उपसहसंयोजी समवायता जिसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, उपसहसंयोजी स्थान समवायता जिसको आप कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, और त्रिविम समवायता दो प्रकार की होती है। एक होती है ज्यामितीय समवायता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी आपकी प्रकाशिक समवायता जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
आयनन समवायता समझने से पहले आपको उपसहसंयोजी यौगिक में उपसहसंयोजी क्षेत्र और सह आयन समझना चाहिए। तो यदि केंद्रीय धातु लिगेंड से जुड़ा है तो यह आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर होगा, और उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर जो आपके आयन उपस्थित होते हैं इसको सह आयन बोलते हैं, या इसको काउंटर आयन बोलते हैं, या इसको आयनन क्षेत्र बोलते हैं। जब दो उपसहसंयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों परंतु जब वो जल में घोले जाएं और वियोजित हों और वियोजित होने के पश्चात अलग अलग आयन दें तो वे यौगिक एक दूसरे के आयनन समावी कहलाते हैं। तो इस प्रकार की समवायता को आयनन समवायता कहा जाता है। कहने का मतलब उपसहसंयोजी यौगिक के अणुसूत्र समान हो लेकिन वियोजन के पश्चात अलग अलग आयन दें तो ऐसे यौगिक आपके आयनन समावी कहलाएंगे। इस प्रकार की समवायता में उपसहसंयोजी यौगिक के क्षेत्र के अंदर तथा उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर, कहने का मतलब आयनन क्षेत्र, इसको आप कहते हैं सह आयन, और उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर लिगेंड का आदान प्रदान हो जाता है जिसके कारण इनके आयनन में परिवर्तन आ जाती है। इन समावियों के भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। कहने का मतलब जो आयनन समावी यौगिक होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण में भिन्नता पाई जाती है। आपके सम्मुख यहाँ पे दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण आपका पेंटा एमीन ब्रोमो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 सल्फेट, जिसको आप यौगिक ए कह सकते हो। दूसरा आपका है पेंटा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 ब्रोमाइड। इन दोनों यौगिकों का आयनन हो रहा है। आयनन होने पर पहले यौगिक से आपका सल्फेट आयन निकल रहा है और दूसरे यौगिक का आयनन होने के पश्चात ब्रोमाइड आयन निकल रहा है। कहने का मतलब आयनन के पश्चात इनके संरचना में परिवर्तन आ रही है, इसलिए इनको आयनन समावी कहा जाता है। आयनन समावियों के अन्य उदाहरण भी आपके सम्मुख हैं, इनको आप देखें समझें, उसके पश्चात आप अपनी कॉपी पर नोट करें। दूसरी है आपकी हाइड्रेट समवायता। हाइड्रेट समवायता पढ़ने से पहले आपको उपसहसंयोजी क्षेत्र पता होना चाहिए, आपको सह आयन क्षेत्र पता होना चाहिए। केंद्रीय धातु और लिगेंड जिस बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र, और उपसहसंयोजी क्षेत्र के अर्थात कोष्ठक के दाएं या बाएं का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं आयनन क्षेत्र। या आयनन क्षेत्र में जो भी आपके अणु होंगे या जो है आपके परमाणु होंगे या परमाणु के समूह होंगे इनको बोलते हैं काउंटर आयन, इनको बोलते हैं सह आयन। तो इतना जानने के बाद अब आप जानेंगे हाइड्रेट समवायता क्या है। तो उपसहसंयोजी यौगिक में उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर तथा उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर जल के अणुओं की भिन्न भिन्न संख्या के कारण जो समवायता उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेट समवायता। कहने का मतलब ये है यदि कोई उपसहसंयोजी यौगिक है और उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु से लिगेंड के रूप में जल का अणु जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर केंद्रीय धातु से लिगेंड के रूप में जल जुड़ा है तो यह जो आपका जल है उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर जो आपके दूसरे आपके परमाणु होंगे उनके साथ इनका आदान प्रदान होगा, और उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर इनके अणुओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से इनकी संरचना सूत्र में भिन्नता आ जाएगी, और भिन्नता किसके कारण हो रही, जल के अणुओं की संख्या में आदान प्रदान के कारण, इसलिए इसको हाइड्रेट समवायता कहा जाता है। जैसा कि आपके सम्मुख एक उदाहरण है CrHn
H2O6 कोष्ठक बंद, जिसको बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र, और उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर आयनन क्षेत्र के रूप में Cl3 उपस्थित है, जिसको आप कह सकते हैं, इसका IUPAC नाम हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जो यहाँ पे यौगिक है आपके सामने हेक्सा एक्वा क्रोमियम कोबाल्ट, तो उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर केंद्रीय धातु क्रोमियम से 6 आपके जो है लिगेंड के रूप में जल के अणु जुड़े हुए हैं, और सह आयन क्षेत्र में या काउंटर आयन के रूप में आपके क्लोराइड के 3 परमाणु उपस्थित हैं। उसके बाद आप देखते हैं लिखा है CrCl H2O5 Cl2 और H2O, जिसका कि IUPAC नाम है पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोराइड 1 ऑक्सीडेशन नंबर है जल। तो अब आप पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण दोनों में अंतर देखिए। उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे जल के अणु 6 हैं, और नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे जल के अणु 5 हैं। क्लोराइड उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर इसके 3 परमाणु हैं, और नीचे देखते हैं तो 1 परमाणु उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर यदि उनकी संख्या में आदान प्रदान होता है, अर्थात अणु परमाणु के रूप में आदान प्रदान होता है, तब उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट समवायता। चूँकि आपके जल के अणुओं की संख्या में उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर आदान प्रदान हो रहा है। इसी प्रकार आप तीसरा उदाहरण देख रहे हैं। तीसरे उदाहरण में लिखा है आपका Cl2 H2O4 Cl2H2O। कहने का मतलब इस बार आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर से 2 आपके H2 अणु निकल के उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर अर्थात सह आयन क्षेत्र में आ गए, और सह आयन क्षेत्र से 2 आपके क्लोराइड के अणु अंदर आ गए। तो इस प्रकार के यौगिक में आपने देखा उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर तथा उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर, अंदर आपका जो जल का अणु है, बाहर आपके जो आपके आयन के रूप में जो आपके क्लोराइड उपस्थित थे, उनमें आदान प्रदान हो रहा है। हाइड्रेट समवायता के कुछ अन्य उदाहरण हैं जो आपके सम्मुख दिए गए हैं। इनको आप समझें और अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करें। अब आपको पढ़ना है लवण अथवा लिंकेज समवायता। तो लवण और लिंकेज समवायता पढ़ने से पूर्व आप जानेंगे उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं? वे लिगेंड जिनमें केंद्रीय धातु के साथ एक समय में केवल एक ही परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाए। कहने का मतलब लिगेंड में 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे जो केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, किंतु एक टाइम में एक ही परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। जैसे अब आपके सामने यहाँ पे एक उदाहरण है CN। तो CN जो आपका उदाहरण है, केंद्रीय धातु के साथ एक टाइम में या तो C जुड़े या तो एक टाइम में N जुड़े। कहने का मतलब केंद्रीय धातु के साथ या तो C जुड़ के उपसहसंयोजी बंध बना ले, या तो जो है केंद्रीय धातु के साथ N जुड़ के उपसहसंयोजी बंध बना ले। तो यह आपका उभयदंती लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बी मतलब बोथ, डेंटेट मतलब बंध बनाने की क्षमता। कहने का मतलब एक लिगेंड में
दो परमाणु हैं और दोनों में बंध बनाने की क्षमता है, किंतु एक समय में एक ही आपका परमाणु केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। ऐसे आपके लिगेंड को उभयदंती लिगेंड कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इसके लिए वह समवायता जिसमें एक उभयदंती लिगेंड दो भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़कर उपसहसंयोजी बंध बनाता है, यह एक दूसरे के लिंग के समवायता कहलाती है। जैसे आपके उदाहरण के तौर पर उभयदंती लिगेंड कौन है? CN है, NC है, NO2 है, ONO है, CNS है, NCS है, SCN इत्यादि उभयदंती लिगेंड हैं। इन समावियों में विभेद करने के लिए IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यह एक भौतिक रसायन विज्ञान की नई शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे लिंकेज समवायता के कुछ उदाहरण आपके सम्मुख यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिसका नाम है पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड है। कहने का मतलब यहाँ पे जो केंद्रीय धातु है यह आपका कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ दो प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, एक आपका NO2 लिगेंड है, दूसरा आपका NH3 लिगेंड है। कहने का मतलब एक आपका नाइट्रो लिगेंड जुड़ा है, दूसरा आपका एमीन लिगेंड जुड़ा है। तो कोबाल्ट के साथ अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजी बंध बनाता है और नाइट्रो जो लिगेंड है इसमें नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बंध बनाता है। और जो आपका यही है COONO NH3 5Cl2 पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इस यौगिक में केंद्रीय धातु से 5 तो आपके अमोनिया अणु जुड़े हैं और एक आपका NO2 जुड़ा हुआ है। पहले वाले उदाहरण में हम देखते हैं तो कोबाल्ट से नाइट्रोजन परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजी बंध बना रहा है, और दूसरा जो हमने यहाँ पे आपको बताया इसमें केंद्रीय धातु कोबाल्ट से अमोनिया का तो नाइट्रोजन जुड़ा है, लेकिन दूसरा जो हमारा नाइट्रो है उसका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और पहले वाले में नाइट्रो का नाइट्रोजन दे रहा है। तो कहने का मतलब लिगेंड आपका वही होगा, बस केवल इलेक्ट्रॉन युग्म एक बार कोई दूसरा परमाणु देगा और दूसरी बार कोई दूसरा देगा। लिंकेज समवायता के कुछ प्रमुख उदाहरण और आपके सम्मुख हैं जिनको आप ध्यान से देखेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करेंगे।